हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल संजय स्टेडियम। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप हमारे इस चैनल के माध्यम से टीजीटी साइंस, पीजीटी फिजिक्स और बीएससी की कंप्लीटली आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों, इसलिए आप लोगों ने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आज इसी क्रम में हम बीएससी फाइनल के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत ही ज्यादा खास है। जो टॉपिक हमारा 2017, 2019, 2021 में आया हुआ है, अगर उसी क्रम की हम बात करें तो 2023 आता है और 2023 ये चल रहा है सन हमारा। तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट ईयर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बीएससी फाइनल के लिए क्वेश्चन। उसका नाम है दोस्तों क्रोनिंग पेनी मॉडल। क्या है क्रोनिंग पेनी मॉडल? दोस्तों, क्रोनिंग पेनी मॉडल को हम इस वीडियो में कंप्लीटली समझने वाले हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में ही अब तक पूछा गया है, इसलिए आपके 10 नंबर तो यहां पर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखना, वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल मत करना और एक कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठना, क्योंकि इसको नोट भी करते रहना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट भी करते रहना, क्योंकि मैंने कंप्लीटली आपको इस वीडियो में इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जो मैंने बोर्ड पर लिख भी दिया है, इसको मैं समझाता रहूंगा और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट भी करते रहना। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझते हैं क्रोनिंग पेनी मॉडल। दोस्तों, क्रोनिंग पेनी मॉडल की अगर हम बात करें तो इनको जरूरत क्या पड़ी क्रोनिंग पेनी मॉडल देने की? दोस्तों, इनको जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, दोस्तों इलेक्ट्रॉन मॉडल में हमने ये समझा था कि कोई भी अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, यानी किसी भी सब्सटेंस की बात करें, किसी भी एलिमेंट की बात करें, तो वो भिन्न भिन्न मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। और मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलकर बने होते हैं, यानी कि बहुत सारे एटम से मिलकर बने होते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि एटम जो होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स होता है और न्यूक्लियर फोर्स जो होता है दोस्तों, जितने उसके नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे उन नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा लगता है और उससे जैसे जैसे दूर होते चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस फोर्स उन पर कम होता चला जाता है। इसका मतलब यह है कि एटम की जो सरफेस पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन पर न्यूक्लियस फोर्स बहुत कम लगता है, मिनिमम लगता है, लगभग नगण्य के बराबर। ये आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी को, ये हमें लिखनी नहीं है, सिर्फ समझना है इसके बारे में कि किस प्रकार से इस मॉडल को उत्पन्न किया गया। दोस्तों, फिर उसके बाद हम देखें कि जो सबसे लास्ट में जिस पर न्यूक्लियर फोर्स सबसे मिनिमम लग रहा है, उसकी अगर हम बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन एकदम अगर देखा जाए तो लगभग लगभग फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। वो स्वतंत्र होता है उस फोर्स से, वो बाउंडेड नहीं होता, वो मूव कर सकता है। अगर उसको बाहर से कोई एनर्जी दी जाए, जितनी भी उसको आवश्यक एनर्जी है या आवश्यकता के अनुसार, तो उसको हम वहां से बाहर भी निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि वो सरफेस को छोड़कर किसी भी मेटल के सरफेस पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं आते? ये कभी आपने विचार किया बाहर क्यों नहीं आते? दोस्तों, इसी की बात हम करते हैं कि बाहर इसलिए नहीं आते क्योंकि वहां पर एक धनायन भी पाया जाता है। उसी के बेस पर हमने सॉलिड स्टेट को पढ़ा और सॉलिड स्टेट क्रिस्टल में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव। लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं? जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्रिस्टल के अंदर मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक फर्स्ट डायग्राम यहां पर बना रखा है, इसके बेस पर हम इसको समझते हैं। दोस्तों, समझ लिया कोई क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट है, इसको हम लैटिस पॉइंट में मान सकते हैं, धनायन भी मान सकते हैं, पॉजिटिव आयन भी मान सकते हैं, या इनको एटम भी हम कह सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मान लें अपने अकॉर्डिंग, एटम मान लें या पॉजिटिव आयंस मान लें या लैटिस पॉइंट मान लें किसी क्रिस्टल के। अब यहां पर ये पॉजिटिव आयन है और इसके पास में ई लिखा हुआ है, ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब इसके नियरेस्ट होगा, यानी कि धनायन के नियरेस्ट होगा, तो धनायन कहां पर होता है? धनायन होता है न्यूक्लियस में। कहां पर होता है दोस्तों धनायन? न्यूक्लियस में। यानी कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नियरेस्ट होगा, कहां होगा? नियरेस्ट होगा, तो उस समय उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लगभग जीरो होगी, यानी कि सबसे मिनिमम एनर्जी होगी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो वो मोशन देखो किस प्रकार से करेगा। यहां पर मैंने एक वेव मोशन बना रखी है, तो ये वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेव मोशन है। तो ये कुछ इस प्रकार से वेव मोशन के रूप में जो है इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने लिखा है v1 इक्वल टू 0, यहां पर लिखा है v2 इक्वल टू v0। v1 इक्वल टू 0 का मतलब है मिनिमम पोटेंशियल। क्या है यहां पर? मिनिमम से मतलब है, यानी कि v मतलब पोटेंशियल, तो ये जो पोटेंशियल है इसका मिनिमम है। ये कहां पर मिनिमम? देखो इलेक्ट्रॉन जब यहां से मूव करना शुरू कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये किसके पास है? धनायन के पास। एक धनायन का मतलब न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस यहां पर है, एक न्यूक्लियस यहां पर है, एक न्यूक्लियस यहां पर और एक न्यूक्लियस यहां पर। दोस्तों, जब ये न्यूक्लियस के नियरेस्ट है तो इसकी v1 पोटेंशियल एनर्जी 0 है लगभग, यानी कि जब ये पास में है तो नियरेस्ट होगी।
अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो मूव करते हुए यहाँ तो मिनिमम थी, और फिर जब जैसे जैसे इससे डिस्टेंस इसकी बढ़ती चली जाएगी वैसी वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अब बढ़ते बढ़ते ये कहां तक बढ़ेगी, मैक्सिमम कहां पर होगी दोस्तों, मैक्सिमम होगी, देखो आप देखेंगे एक एटम ये है और एक एटम ये है, यानी कि एक लैटिस पॉइंट और दूसरा लैटिस पॉइंट ये, इन दोनों लैटिस पॉइंट का जो सेपरेशन है, यानी कि किन्हीं भी दो लैटिस पॉइंट का सेपरेशन कितना है, ए। तो जब ये a/2 डिस्टेंस पर आ जाए, यानी कि a/2 मतलब एक एटम और दूसरे एटम के बीच में अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ आ जाता है इस प्रकार से, ठीक है, इसको मैं अगर ऊपर की ओर इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो देखो ये लाइन किस कहां पर ड्रॉ कर रही है, एक एटम फर्स्ट एटम और सेकंड एटम के बीचों बीच। अगर ये एकदम बीचों बीच इनके आ जाता है, यानी कि इससे मूव करता करता इससे दूर जाता जाता और कहां पर जाए, दूसरे एटम और फर्स्ट एटम के बीचों बीच आ जाए, तो वहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी। तो हम देखेंगे यहां पर कितनी हो रही है, मैक्सिमम V2 इक्वल टू वी नॉट। वी नॉट क्या है, मैक्सिमम इसकी पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ रही है बात या नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से जब ये क्रोनिंग और पेनी ने देखा कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल है वो कुछ इस प्रकार से पोटेंशियल वेरी करता है, इस प्रकार से पोटेंशियल चलता है, इस प्रकार से वेरी करता है, यानी कि जब वो एटम के नियरेस्ट होता है तो तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और जैसे ही वो दूसरे और फर्स्ट एटम के बीच में जाता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और फिर घटने लगती है, और घटते घटते जैसे ही दूसरे वाले एटम के पास पहुंचता है तो फिर से जीरो हो जाती है, यानी कि मिनिमम हो जाती है, और फिर जैसे जैसे उससे दूर जाएगा तीसरे एटम के पास की ओर चलेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर से इंक्रीज होने लगती है, और इंक्रीज होते होते देखो फिर क्या प्राप्त कर लेता है, मैक्सिमम एनर्जी यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल को प्राप्त कर लेता है। अब यहां पर एक ये जो पोटेंशियल का क्रम है, ये पोटेंशियल क्रम एक ऐसा पाया गया, उन्होंने कहा कि कंटिन्यू कैसा होता है, एक कंटिन्यू जो है एक पीरियोडिक टेबल की तरह, जैसे पीरियोडिक टेबल होती है और लगातार उसका पोटेंशियल बढ़ता है फिर घटता है फिर बढ़ता है फिर घटता है, तो उसका पोटेंशियल पीरियोडिक पाया जाता है। क्रोनी पेनी ने यह पाया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन, अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन जब किसी मेटल के अंदर या फिर किसी क्रिस्टल के अंदर मूव करता है, यानी कि मोशन करता है, तो उसका जो पोटेंशियल है वो पीरियोडिक पाया जाता है, पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल की तरह पीरियोडिक होता है, घटता है फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है फिर बढ़ता है फिर घटता है फिर बढ़ता है फिर घटता है, यानी कि इस प्रकार से, लेकिन ये कंटिन्यूसली अगर बढ़ेगा मैक्सिमम वही वैल्यू मिलेगी नेक्स्ट वाली, यानी कि लास्ट वाली भी वही मिलेगी जो प्रारंभ में मैक्सिमम मिली है, यानी कि इस प्रकार से ये क्रम मिलेगा उसको। अब जब ये इस क्रम के रूप में उन्होंने क्रोनी पेनी ने इसको इस वाले यानी कि पीरियोडिक, ये जो पीरियोडिक हमारा पोटेंशियल है, इस पीरियोडिक पोटेंशियल को इस फॉर्म में उन्होंने रिप्रेजेंट करा। ये कैसे फॉर्म है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, यानी कि एक रेक्टेंगुलर की फॉर्म में उन्होंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस वाले ग्राफ को हम नहीं बनाएंगे, इस ग्राफ की जगह क्या बनाएंगे हम, ये वाला ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ है क्रोनी एंड पेनी मॉडल का, ठीक है। तो क्रोनी पेनी ने, ठीक है, तो क्रोनी पेनी ने ये रेक्टेंगुलर इस प्रकार से ग्राफ रिप्रेजेंट करा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मोशन को रिप्रेजेंट कर दिया कि ये एक फर्स्ट फिर ये फिर इस प्रकार से इस प्रकार से। अब क्या करा उन्होंने, कहीं पर एक जीरो स्टेट मान ली, यानी कि मान लिया कि कहां से उसकी शुरुआत हुई है, तो शुरुआत मान लिया इस वाले पॉइंट से हुई है, इस पॉइंट से ये जीरो है और इधर की ओर प्लस मान लेते हैं और इधर की ओर नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है, ये प्लस और ये नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करेगा तो पॉजिटिव, इधर की ओर मूव करेगा तो नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर है दोस्तों। अब इसी चीज को उन्होंने क्या रिप्रेजेंट करा, यहाँ पर दो बॉक्स मान लिए, यानी कि दो यहाँ पर रीजन मान लिए, एक फर्स्ट रीजन और ये सेकंड रीजन। फर्स्ट रीजन जो है देखो ये वाला खुला हुआ रीजन है, जो खुला हुआ है देखो यहाँ पर देख रहे हैं डिप है यहाँ पर, और ये बंद है यहाँ पर बंद है। तो यहाँ पर इस फर्स्ट रीजन में जो पोटेंशियल है वो मिनिमम पोटेंशियल V1, उसको V1 से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो सेकंड रीजन में पोटेंशियल है वो V2 है, और V2 देखो कौन सा है, ये वाला हम देख रहे हैं कि ये जो ऊपर की ओर पिच जा रही है हमारी, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये V2 इक्वल टू 0, V1 से कहां पहुंच गई V2 पर, तो ये जो V2 इक्वल टू V नॉट है, तो ये वाली जो कंडीशन है ये वाली, ठीक है, इस कंडीशन को किस में रिप्रेजेंट करा है, इस सेकंड स्टेज यानी कि सेकंड रीजन में, ठीक है। और ये जो हमारे पास कंडीशन है ये वाली, ठीक है, ये जो डिप है इसको किस में रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट वाले रीजन में, ठीक है, यानी कि फर्स्ट रीजन इसको मान लिया और सेकंड रीजन इसको मान लिया। फर्स्ट रीजन में जो हमारे पास पोटेंशियल है वो कैसा है, मिनिमम यानी कि जीरो, और सेकंड में पोटेंशियल कैसा है हमारा, V नॉट यानी कि मैक्सिमम, ऊपर की ओर जा रहा है। क्लियर है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये जो फर्स्ट रीजन है इसको कहा गया पोटेंशियल वेल, क्या कहा गया इसको, पोटेंशियल वेल। और जो सेकंड रीजन है इस सेकंड रीजन को कहा गया पोटेंशियल बैरियर, यानी कि ये पोटेंशियल बैरियर है, जहां पर मैक्सिमम पोटेंशियल है उसको पोटेंशियल बैरियर कहा गया, ठीक है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल है, और जहां पर मिनिमम पोटेंशियल है उसको पोटेंशियल वेल कहा गया। अब इसी के बेस पर श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया गया। श्रोडिंगर इक्वेशन इसके बेस पर बहुत आसानी से सॉल्व हो गई। अब देखो किस प्रकार से सॉल्व होती है इसको समझ लेते हैं। यहां पर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्रोनी पेनी मॉडल की। तो अकॉर्डिंग टू क्रोनी पेनी मॉडल फिगर में a प्लस बी टाइम पीरियड के पीरियोडिक पोटेंशियल, कौन से पीरियोडिक पोटेंशियल को
शो किया गया है जिसमें दो रीजन यानी कि दो क्षेत्र दिए गए हैं। समझ लेना अच्छे से, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं हम कि फिगर में, कौन सा फिगर, ये वाला, ये जो फिगर है इस फिगर में ए प्लस बी टाइम पीरियड के, यानी कि ए प्लस बी, एक का टाइम पीरियड यानी कि यहां से यहां तक ये वाला टाइम पीरियड ए, और ये वाला जो टाइम पीरियड है दूसरा वाला यानी कि फर्स्ट रीजन का ए टाइम पीरियड और सेकंड रीजन का बी टाइम पीरियड। तो उन दोनों को हमने यहां पर लिख दिया कि ए प्लस बी टाइम पीरियड के पीरियोडिक पोटेंशियल को शो किया गया है जिसमें दो रीजन है, एक फर्स्ट रीजन और एक सेकंड रीजन। बात करते हैं फर्स्ट रीजन की। अब देखो फर्स्ट रीजन में हम देखेंगे क्या है कि फर्स्ट रीजन में हमारे पास V1 की वैल्यू जो है वो कितनी है, जीरो, यानी कि पोटेंशियल जीरो। कितना है पोटेंशियल, जीरो। फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल जीरो है और सेकंड रीजन में पोटेंशियल मैक्सिमम है, ठीक है। और फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल जीरो। ये किसके अलोंग जा रहे हैं हम, एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम देखें तो पोटेंशियल कितना है यहाँ पर, जीरो। कहां से, जीरो से लेके ए तक। और यहां पर अगर हम सेकंड स्टेज की बात करें, सेकंड रीजन की बात करें, तो ये जो पोटेंशियल हमारा देखो ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर क्या है, ये मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल है हमारा। और मैक्सिमम पोटेंशियल कहां से कहां तक हमें मिला, ये मिला है यहां से और यहां तक, यानी कि जीरो से लेके माइनस बी तक। समझ आ रही है बात। अब इसी चीज को हमें समझना है, तो हमने देखा कि इन रीजन फर्स्ट रीजन में v इक्वल टू जीरो फॉर x की वैल्यू, देखो x एक्सिस की बात कर रहा हूं, तो x की वैल्यू जो है हमारे पास वो किससे ज्यादा होगी और किससे कम होगी। तो x की वैल्यू देखो, x यहां से यहां तक x है, इसको हमने मान लेते हैं इतना x, ठीक है। तो x की वैल्यू जीरो से क्या है, अधिक, और a से कम, यानी a से कम होगी और जीरो से अधिक होगी। इसके लिए जो v इक्वल टू है पोटेंशियल वो हमारा जीरो। क्लियर है। इस रीजन की बाउंड्री कंडीशन निम्न प्रकार होगी। अब ये जो बाउंड्री कंडीशन, हमारी बाउंड्री कंडीशन मतलब ये जो हमारी बाउंड्री कंडीशन है इस रीजन की, फर्स्ट रीजन की, तो बाउंड्री कंडीशन कितनी है, v1 कहां पर है, x इक्वल टू जीरो से, और कहां तक है बाउंड्री इसकी, फिर तो हमारे पास मैक्सिमम आ गया ना, ये मैक्सिमम हो जाएगा v नोट, और फिर मिनिमम हो जाएगा v1, ठीक है नहीं। और ये v नोट किसका मान है, v2 का। तो इसका मतलब मैक्सिमम यहां पर हो रहा है, फिर मिनिमम। तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट रीजन के लिए जो हमारी पास बाउंड्री कंडीशन है वो जीरो से लेके ए तक है। तो जीरो से लेके ए तक है, यानी कि v1 x इक्वल टू जीरो और v2 x इक्वल टू जीरो, यानी कि v1 का मान x इक्वल टू जीरो रख दो और v2 का मान भी x इक्वल टू जीरो रख दो। तो क्या हो गई हमारे पास फर्स्ट बाउंड्री हो गई, यानी कि यहां पर v2 x इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुई और v1 कहां पर खत्म हो गई, x इक्वल टू जीरो पर ही खत्म हो गई। क्लियर है। तो हमारे पास ये बाउंड्री बन गई, यानी कि फर्स्ट कंडीशन होगी हमारे पास। अब ये जो फर्स्ट कंडीशन है इसको हम देखते हैं आगे। अब आगे देखेंगे कि इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिख दें। तो डिफरेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, dv1 अपॉन dx x इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू dv2 अपॉन dx x इज इक्वल टू जीरो तक। यानी कि हमारे पास इसका डिफरेंशियल कर दिया और इसका डिफरेंशियल कर दिया हमने। तो इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। क्लियर है, यहां तक समझ आ रही है बात। अब नेक्स्ट देखते हैं रीजन सेकंड। अब सेकंड रीजन की बात करेंगे तो सेकंड कौन सा हमारे पास रीजन, ये है। तो इस सेकंड रीजन को देखेंगे कि v इज इक्वल टू v नोट के बराबर है, यानी कि v का मतलब यहां पर v2, v2 किसके बराबर है, v नोट के बराबर है दोस्तों। तो यहां पर हम देखेंगे किसके लिए, माइनस b से x इज इक्वल टू जीरो, यानी कि x का मान जो है वो जीरो से वेरी करेगा और कहां तक, माइनस b तक। तो हमने देखा माइनस यहां से जीरो से लेके माइनस b तक वेरी कर रहा है ये, ठीक है, जीरो से माइनस b तक अब वेरी कर रहा है। इसके लिए जो इस रीजन की जो बाउंड्री कंडीशन है वो कितनी हो जाएगी फिर हमारी, तो बाउंड्री कंडीशन जाएगी v1, देखो v1 हमारे पास ये है, v1 कितना था, a तक था, यानी कि जीरो से लेके a तक। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू a और इज इक्वल टू v2, और v2 की जो कंडीशन है वो कहां तक है, वो हमारे पास माइनस b तक। पहले v2 की कंडीशन जीरो तक थी, तो हमने देखो v2 की कंडीशन जीरो तक लिखी। क्लियर है। और अब कंडीशन कहां तक है v2 की, जीरो से लेके माइनस b तक है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, x इज इक्वल टू माइनस b। तो ये होगी हमारी बाउंड्री कंडीशन। अब इस बाउंड्री कंडीशन को इक्वेशन नंबर 3 मान लिया हमने, और फिर इसके बाद इस बाउंड्री कंडीशन का क्या कर दिया हमने, डिफरेंशियल कर दिया। अब देखो डिफरेंशियल करेंगे इसका, तो इसका डिफरेंशियल dv1 अपॉन dx और x इक्वल टू कहां तक कर रहे हैं बात, a तक। इसी प्रकार से v2 का हम डिफरेंशियल कर देंगे, तो dv2 अपॉन dx और x इक्वल टू माइनस b, इक्वेशन नंबर 4। तो हमने यहाँ पर 4 इक्वेशन प्राप्त कर लिए हैं। ये चारों इक्वेशन जो इस पीरियोडिक पोटेंशियल से हमने प्राप्त कर ली हैं, जो हमारा ये फिगर है, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम आगे बात करते हैं कि फर्स्ट रीजन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज करेंगे, जो कि टाइम इंडिपेंडेंट है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास जो है ये होती है डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट। यहाँ पर दोस्तों एच कट का जो मान होता है वो होता है h अपॉन 2 पाई। तो इसका मतलब है h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, तो h जो है यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी एक, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट E माइनस वी। दोस्तों E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और V यहाँ पर पोटेंशियल है, इंटू साइन इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन है, और इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को आपको याद रखना है। क्लियर है, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए फर्स्ट रीजन लगा दिया।
यानी कि जो फर्स्ट रीजन की कंडीशन थी, जो फर्स्ट रीजन की ये वाली जो कंडीशन थी, इस कंडीशन को यहां पर इस इक्वेशन में अप्लाई कर दिया कि v इज इक्वल टू 0 फर्स्ट रीजन के लिए। देन v का मान 0 रख देंगे तो कितना बचेगा 2me अपॉन एच कट इंटू साइन। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब यहां पर देखो ये जो वैल्यू है हमारे पास यहां से लेके और यहां तक, यानी कि 2me अपॉन एच कट, इसको हमने अल्फा के बराबर मान लिया, यानी कि इसके अल्फा स्क्वायर के बराबर। तो 2me अपॉन एच कट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। सो इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, सो इसलिए डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साइन इज इक्वल टू 0। तो हमने इसकी जगह क्या रख दिया अल्फा स्क्वायर। तो हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई, इस इक्वेशन को मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इसके बाद हमने सेकंड रीजन लगाया। तो सेकंड रीजन के लिए हमने देखा कि v इक्वल टू किसके बराबर है, यहाँ पर v नोट के, यानी कि सेकंड रीजन हमारे पास ये है और किसके बराबर है v इक्वल टू v नोट के बराबर है। तो हमने v नोट रख दिया। तो देन यहाँ पर इस इक्वेशन में रखेंगे तो डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेम ऐसे रहेगा प्लस 2m अपॉन एच कट, ठीक है, और इंटू ई माइनस वी की जगह क्या कर देंगे हम वी नॉट और इंटू साइन इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। कौन सी, जो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी वो इस फॉर्म में हमने लिख ली। अब क्या करेंगे इसके बाद, देखो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो वी नॉट है, यानी कि जो पोटेंशियल है, यहाँ पर जो हमारे पास पीरियोडिक पोटेंशियल है वो मैक्सिमम है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब वो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब ये पोटेंशियल मूव कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो पीरियोडिक पोटेंशियल है उस फील्ड से बहुत ज्यादा होगा, तभी वो उसके अंदर मूव कर पा रहा है। ठीक है, इसका जब इसके अंदर तभी मूव कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वी नोट का मान जब ई से ज्यादा है, तो हमने क्या करा कि वी नोट को पहले कर लिया, ई को बाद में। कैसे कर लेंगे ऐसे, हम ऐसे कर लेंगे कि जो माइनस साइन है इसको हम कॉमन कर लेंगे। तो माइनस साइन को हमने बाहर ले लिया, तो ये जो प्लस है हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2m अपॉन एच कट। यहाँ पर वी नोट पहले हो गया और ई बाद में हो गया। ठीक है, तो यानी कि वी नोट जो माइनस का था वो प्लस हो गया और जो ई प्लस का था वो माइनस होगा, क्योंकि ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर पीरियोडिक पोटेंशियल से बहुत कम है, तो इसलिए माइनस में हो जाएगा और ये साइन इज इक्वल टू 0। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, यहाँ पर 2m e, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू 2m अपॉन एच कट वी नॉट माइनस ई, ये इतनी वैल्यू, इस वैल्यू को हम किसके बराबर मान लेंगे, लेट कर लेंगे 2m अपॉन एच कट वी नॉट माइनस ई इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। तो जब ये बीटा स्क्वायर के बराबर हमने मान लिए, कांस्टेंट वैल्यू है, ये वैल्यू कैसी है हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस कंडीशन में हमने देखा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में चेंज हो गई, यानी कि ये वेव इक्वेशन थी, इसमें हमने सेकंड कंडीशन यानी कि सेकंड रीजन को अप्लाई किया था, तो ये हमारी चेंज होकर आ गई दोस्तों डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साइन इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 6। अब दोस्तों यहां पर देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 5 है और इक्वेशन नंबर 6 है। इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 फर्स्ट व सेकंड रीजन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यानी कि फर्स्ट और सेकंड रीजन के लिए हमने क्या बना दिया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी फर्स्ट रीजन के लिए ये प्राप्त हो गई है हमें, और सेकंड रीजन के लिए ये वाली हमें प्राप्त हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अब फर्स्ट व सेकंड रीजन के लिए ब्लॉच थ्योरम, एक ब्लॉच थ्योरम है उसका हम यूज करेंगे, यहाँ पर ब्लॉच थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ब्लॉच थ्योरम के लिए हम देखेंगे फर्स्ट रीजन के लिए जो ब्लॉच थ्योरम के द्वारा सॉल्यूशन होगा, देखो उसको हम अप्लाई करेंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उस पे मार्क्स भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो मार्क्स मिलते हैं वो जिस जिस कंडीशन पे मार्क्स मिल रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पर याद करनी पड़ेगी। जब हम यहाँ पर ब्लॉच थ्योरम लगाएंगे तो ब्लॉच थ्योरम लगाकर इस इक्वेशन की जो फॉर्म है हमारे पास V1, इसका जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें कि V1 इज इक्वल टू ए ई की पावर आई अल्फा माइनस के इंटू एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आई अल्फा प्लस के इंटू एक्स। क्लियर है, ये किसके लिए मिला हमें, फर्स्ट के लिए, यानी कि जो फर्स्ट कंडीशन के लिए हमारे पास ये वाली फर्स्ट कंडीशन के लिए इक्वेशन नंबर 5 आई थी, इसका सॉल्यूशन है, इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें ये मिल जाएगा ब्लॉच थ्योरम लगा के। ठीक है, ब्लॉच थ्योरम का यूज हम करेंगे डायरेक्ट, और डायरेक्ट हम उसके द्वारा जो उसका सॉल्यूशन मिलता है उसको लिखेंगे। अगर हम इसका सॉल्यूशन यहां पर करेंगे तो क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाएगा, लगभग आपके 15 पेज में जाके, नहीं 15 तो नहीं लेकिन 12 से 13 पेज में जाके भरेगा। इतनी तो टोटल उसके अंदर लगभग 32 तो पेज ही होते हैं, तो इसका मतलब 2 से 3 क्वेश्चन ही उसमें आ पाएंगे पूरी कॉपी के अंदर, तो इसलिए इस पे मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसमें हमें सिर्फ डायरेक्ट इस सॉल्यूशन को लिखना है, इसको याद रखना है इक्वेशन को। ठीक है, क्योंकि अभी भी काफी आगे सॉल्यूशन है, उसको हम समझेंगे। तो सेकंड रीजन के लिए हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 6 हमें प्राप्त हुई थी, इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो ये मिलेगा V2 इज इक्वल टू C e की पावर बीटा प्लस आई के इंटू एक्स प्लस D e की पावर माइनस और यह B बीटा और प्लस आई के और इंटू एक्स। यानी कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है सॉल्यूशन है किसका, इक्वेशन नंबर 6 का, और ये जो इक्वेशन है ये सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 5 का। किसके द्वारा, ब्लॉच थ्योरम के द्वारा। ठीक है, ब्लॉच थ्योरम के द्वारा ये सॉल्यूशन है दोस्तों। इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए और फिर इससे आगे की हम बात करते हैं। अब बात करते हैं उससे आगे दोस्तों, अब अप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उसको अप्लाई करें।
तो V1 यहाँ पर x इक्वल टू 0 से V2 x इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वहां पर, इसको हम अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या था हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, जो हमने टाइम माने थे और टाइम के लिए हमने इक्वेशन मानी थी। टाइम पीरियड थे हमारे a प्लस बी और c प्लस बी, तो ये जो है ये टाइम पीरियड थे a प्लस बी और c प्लस डी, तो ये दोनों टाइम पीरियड के हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इस टाइम पीरियड को हम इधर ले आए तो हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगी a प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल टू 0, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 7। अब क्या करेंगे इसके बाद, अप्लाइंग सेकंड इक्वेशन, जो सेकंड इक्वेशन हमने मानी थी डेल v1 अपॉन डेल x, यानी कि इसी का जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी। अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे, तो इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी डेल v1, और ये अप्लाई किसमें कर रहे हैं, हम अप्लाई करेंगे सबसे पहले अभी हमने जो इक्वेशन नंबर कौन कौन सी मानी थी, इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 हमने मानी थी। इक्वेशन नंबर 5 में हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी डेल v1 अपॉन डेल x, डेल v1 अपॉन डेल x की वैल्यू, ये डेल v2 अपॉन डेल x की वैल्यू है, तो डेल v1 अपॉन डेल x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू a, यहाँ पर अप्लाई करेंगे टाइम कांस्टेंट, तो a आई अल्फा माइनस के e की पावर आई अल्फा माइनस के इंटू एक्स, और माइनस b आई अल्फा प्लस के e की पावर माइनस आई अल्फा प्लस के एक्स, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक इक्वेशन नंबर अलग से मान लेंगे, अभी 7 के बाद 8 नहीं मान रहे हैं, इसको हम एक अलग से मान लेते हैं। इसी प्रकार से डेल v2 अपॉन डेल x, ये जो हमारे पास डेल v2 अपॉन डेल x है, इसका मान देख लेते हैं इक्वेशन नंबर जो हमने वहां पर देखी थी इक्वेशन नंबर 6, उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें हम अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मान c, ये हो जाएगा बीटा माइनस आई के e की पावर बीटा माइनस आई के माइनस डी बीटा प्लस आई के, और e की पावर माइनस बीटा प्लस आई के इंटू एक्स, तो ये इक्वेशन हमारे पास जो है वो सेकंड हो जाएगी, तो इसको हम सेकंड मान लेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन हमारी, ये जो डिफरेंशियल फॉर्म थी फर्स्ट कंडीशन की, वो हमने डिफरेंशियल फॉर्म की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है, डेल v1 अपॉन डेल x, डेल v2 अपॉन डेल x। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 5 और 6 को अप्लाई करके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सेकंड बाउंड्री कंडीशन। अब देखो हमने जो बाउंड्री कंडीशन हमने मानी थी वहां पर एक फर्स्ट सेकंड, तो जो फर्स्ट की कंडीशन थी वहां से एक फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस प्रकार से बाउंड्री कंडीशन हम मानते चले जाएंगे एक की बाई एक। ठीक है, तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन के लिए हम अप्लाई करेंगे, तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन के लिए ये वाली जो वैल्यू हमारे पास देखो किस रूप में प्राप्त होगी, ये वाला बी, इसका मान है हमारे पास इस जगह ए आई अल्फा माइनस के, ठीक है, ये ए आई अल्फा माइनस के फर्स्ट बाउंड्री के लिए माइनस बी आई अल्फा प्लस के इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम, तो कंपेयर करेंगे तो e की पावर है, ये वाली पावर हमारे पास e की पावर है, ये e की पावर और e की पावर है, इनको हम सेम वैल्यू मानकर तो कंपेयर करें तो ये इसके बराबर, हम देखेंगे कि ये वैल्यू इसके बराबर होगी, वैल्यू इसके बराबर होगी, यानी कि ये और ये इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यों बराबर हो जाएगा, ये कंडीशन और समझ लेते हैं कि जब हमने डेल v1 अपॉन डेल x, डेल v2 अपॉन डेल x की वैल्यू निकाली है, हमारे पास डेल v1 अपॉन डेल x, डेल v2 अपॉन डेल x, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। जब ये दोनों बराबर हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, यानी कि ये वाली वैल्यू प्लस ये वैल्यू और प्लस ये वैल्यू क्या होगी, आपस में बराबर। तो हमने यहाँ पे लिख दिए ए आई अल्फा माइनस के माइनस बी आई अल्फा प्लस के इज इक्वल टू सी बीटा माइनस आई के माइनस डी बीटा प्लस आई के। समझ आ रही बात या नहीं? ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो इसी प्रकार से हम ये वाली जो इक्वेशन है, जैसे हमने ये इक्वेशन लिखी थी ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, तो हमने क्या करा था, सी प्लस डी को इधर ले आए थे, तो माइनस सी माइनस डी, तो इसी प्रकार से ये मान लिया ए प्लस बी और ये सी प्लस डी, तो इस दोनों को कहां ले आएंगे, इधर की ओर ले आएंगे, उधर की तरफ जीरो रहने देंगे। तो हमने यही करा, ए की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, दूसरी कंडीशन ये है, तो इन दोनों को हम क्या लिए, इधर की ओर ले आए, तो ये माइनस को हो जाएगा और ये वाला प्लस की वैल्यू हो जाएगी, इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। इसको इक्वेशन नंबर 8 मानेंगे। ठीक है, तो 7 इक्वेशन ये थी, इसी की तरह हमने क्या लिया है, इक्वेशन नंबर 8 लिया है, तो इसी की तरह हमने क्या लिया है, इक्वेशन नंबर 8 लिया है। अब देखो नाउ अप्लाइंग थर्ड बाउंड्री कंडीशन, अब थर्ड वाली बाउंड्री कंडीशन मानेंगे जहां पर हमने x इक्वल टू a से x इक्वल टू माइनस b माना था, तो वो हमारे पास कौन सा था, रीजन सेकंड था, लेकिन रीजन सेकंड में हम इसको बाउंड्री मानेंगे थर्ड। कौन सी बाउंड्री मानेंगे वहां पर, थर्ड बाउंड्री मानेंगे। तो इस थर्ड बाउंड्री के लिए बात करेंगे, तो अब देखो थर्ड बाउंड्री के लिए जब वैल्यू निकालेंगे तो a e की पावर, ठीक है नहीं, तो हम थर्ड बाउंड्री के लिए क्या कंडीशन निकालेंगे, यहाँ पर तो डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू की फॉर्म में हमने ये वाली वैल्यू निकाली, जो बची शेष वैल्यू, एक तो ये वाली वैल्यू बची यहाँ पर, ठीक है, एक ये वाली वैल्यू बची यहाँ पर, इन दोनों वैल्यू का सम, देखो दोनों वैल्यू का, अब ये एक वैल्यू हमारे पास ये बच गई है और एक वैल्यू ये वाली बच गई है, ठीक है, और ये किसके साथ है, b के साथ, तो वही वैल्यू हमने लिखी, a के साथ ये वाली वैल्यू हमने ले ली, ठीक है, और b के साथ ये वाली वैल्यू ले ली, और जब हम इसके लिए x इक्वल टू a मान रहे हैं, तो जहां पर x है वहां पर क्या लिखेंगे a, यहाँ पे a। जब हम इस कंडीशन को हम जो है दूसरी वाली वैल्यू मान रहे हैं, यानी कि ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो हमारे पास बची है, और किसके साथ लेंगे हम इसको, d के साथ, और यहाँ पर b के साथ, यहाँ a के साथ, यहाँ पर c के साथ, ठीक है, तो ये वैल्यू हम दोनों बराबर मान लेंगे। तो ये कौन सी कंडीशन है हमारे पास, ये थर्ड बाउंड्री कंडीशन है। तो इस थर्ड बाउंड्री कंडीशन में हमने फिर वही कंडीशन की कि ये वैल्यू बराबर ये वैल्यू, इनका सम, यानी कि a
और प्लस बी वाला सम और सी प्लस डी वाला सम, सी प्लस डी को इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, किसके बराबर मान लेंगे इसको, 0 के, और ये इक्वेशन नंबर 9 हो जाएगी। ये 8 मिल गई और ये इक्वेशन नंबर 9 मिल गई हमें। अब क्या करेंगे, फोर्थ बाउंड्री लगाएंगे यहाँ पर। तो फोर्थ बाउंड्री कंडीशन जो हमारे पास वो क्या थी, वो यही थी दोस्तों, जैसे हमारे पास ये थी, इसका डिफरेंशियल फॉर्म थी, ठीक है, इसकी क्या थी, डिफरेंशियल फॉर्म। तो जैसे हमने ये इक्वेशन नंबर 1 मानी थी, ये वाली फर्स्ट, ये सेकंड, और ये इक्वेशन नंबर हमने मानी थी थर्ड, और ये मानी थी इक्वेशन नंबर 4। तो हम इसको चाहे तो इक्वेशन के रूप में भी देख सकते हैं कि यहाँ अगर हम बाउंड्री कंडीशन न मानकर, समझ आ रही बात नहीं, या बाउंड्री कंडीशन न मानकर यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन न मानकर हम थर्ड इक्वेशन भी कह सकते हैं वहां पर। तो हमने वहां पर कितनी इक्वेशन देखी थी, 4 इक्वेशन निकाली थी। एक इक्वेशन ये थी फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन, और ये वाली इक्वेशन थर्ड थी, और ये इक्वेशन हमारे पास, ये जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन कौन सी थी, फोर्थ थी वहां पर। तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ सेकेंडरी बाउंड्री कंडीशन न कहकर इक्वेशन का नाम भी ले सकते हैं कि सेकंड इक्वेशन से, फिर ये थर्ड इक्वेशन से, और ये फोर्थ इक्वेशन से। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने की बात सबसे ज्यादा ये है कि जो हमने ये कंडीशन हमने अप्लाई की थी, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, जो कंडीशन हमने यहाँ पर अप्लाई की थी, ठीक है, किसके लिए अप्लाई की थी हमने ये कंडीशन, ये हमने अप्लाई की थी दोस्तों, ये हमने अप्लाई की थी इसके लिए और इसके लिए, ठीक है। तो यहां पर हमने इसी प्रकार से ये इक्वेशन निकाल ली थी, फिर हमने इन दोनों को कंपेयर करके इक्वेशन नंबर क्या निकाल ली हमने, 8। अब इन दोनों को कंपेयर करके क्या निकाल लेंगे हम, इस वाली बाउंड्री के लिए, थर्ड बाउंड्री कंडीशन के लिए, थर्ड इक्वेशन के लिए ये इक्वेशन निकल कर आ गई हमारे पास, ठीक है। तो हमने कौन सी इक्वेशन निकाली थी, इक्वेशन नंबर 9। अब बिल्कुल सेम प्रोसेस क्या करेंगे, इसके लिए निकालेंगे। तो अब इसके लिए जब निकालेंगे तो हमने देखा यहाँ पर डेल v1 अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू किसके, डेल v2 अपॉन डेल एक्स के बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो उसी का हम यूज करेंगे। देखो क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो कौन सी मानी हमने, फर्स्ट एंड सेकंड, ये इक्वेशन है। तो इन दोनों को हमने फर्स्ट और सेकंड इसलिए अलग माना क्योंकि इनका हमें अब यूज करना है, ठीक है। तो दोनों का हम यूज करेंगे यहाँ पर। अब देखो कैसे यूज करेंगे इसको, ये क्या है, डेल v1 अपॉन डेल एक्स, डेल v2 अपॉन डेल एक्स। तो हमारे पास क्या, डेल v1 अपॉन डेल एक्स, डेल v2 अपॉन डेल एक्स, लेकिन यहाँ पर x इज इक्वल टू a है और यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस b है। बस ये अप्लाई करना है इसकी जगह, ठीक है, कहां पर, x की जगह, और इस वाले x की जगह क्या करें, यूज करेंगे यहाँ पर माइनस b, ठीक है। वो कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ भी x है, ठीक है, यहाँ पर भी x है। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं जरा, ठीक है, फिर से देखते हैं। तो हम क्या करें, अप्लाई करें, तो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखो कंडीशन, जैसे हमने कौन सी वाली कंडीशन निकाली थी अभी, इस इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन निकाली थी, यानी कि इक्वेशन नंबर 8। तो 8 की तरह पहले इक्वेशन निकालेंगे। तो देखो क्या निकाला, ए आई एल्फा माइनस के और ई की पावर हमारे पास ये वाली इक्वेशन, यानी कि पूरी टर्म हमारे पास ये टर्म आ गई, ये पूरी टर्म इसके लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। और एक्स की जगह लेंगे हम ए, ठीक है, यहां पर ए ले लिया, माइनस बी इंटू ये, तो हमने देखा ये वाली कंडीशन। तो यानी कि ये कंडीशन हमने पूरी की पूरी अप्लाई कर दी, ये इक्वेशन, और इक्वल टू किसके होगी, इसके बराबर, इस वाली इक्वेशन के बराबर। तो हमने देखा डेल v1 अपॉन डेल एक्स, डेल v2 अपॉन डेल एक्स जो है दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो इनको हमने दोनों को बराबर रख दिया, यानी कि इसका मान इक्वेशन नंबर 1 का और इक्वेशन नंबर 2 का मान क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। जब ये आपस में इक्वल हो जाएंगे तो दोस्तों इनको हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम जैसे ऊपर हमने किया था, जैसे a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, और हमने लिख दिया था a प्लस बी माइनस सी माइनस डी इक्वल टू 0। वैसे ही ये जो दोनों वैल्यू है, टर्म है, वो इधर ले आएंगे हम, और इधर हम देखो इस प्रकार से ले आएंगे, जैसे ए आई एल्फा माइनस के ई की पावर आई एल्फा प्लस के माइनस के इंटू ए, माइनस बी आई एल्फा प्लस के ई की पावर आई माइनस आई एल्फा प्लस के ए, और माइनस सी। तो ये जो टर्म थी हमारे पास सी वाली, ये टर्म आ गई हमारे पास सी वाली, और डी वाली टर्म जो थी हमारे पास वो ये थी, तो ये डी वाली टर्म आ गई। क्या है सी वाली टर्म, ये है बी, ये है हमारे पास सी वाली टर्म सी, और ब्रैकेट में बीटा माइनस आई के ई की पावर माइनस बीटा माइनस आई के इंटू बी, ब्रैकेट के बाहर बी, और प्लस डी बीटा प्लस आई के और ई की पावर बीटा प्लस आई के, और ब्रैकेट के बाहर डी इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट के बाद बी है और इज इक्वल टू 0। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 10। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर यहाँ पर देखो, एक तो 7, तो ये थी 7 8 9, और ये इक्वेशन नंबर 10। अब देखो हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर 7 8 9 और 10 से ए बी सी और डी के कॉफिशिएंट कलेक्ट करेंगे। तो कॉफिशिएंट हम कलेक्ट करेंगे किस किस के, इक्वेशन नंबर 7 के, इक्वेशन नंबर 8 के, इक्वेशन नंबर 9 के, इक्वेशन नंबर 10 के। अब देखो कॉफिशिएंट कैसे कैसे निकालेंगे, वही क्रम से निकालेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास इसके गुणांक में कितना, ए बी सी डी के गुणांक में, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हमने लिख दिया 1 1 1 1, ठीक है। अब देखो 1 1 कैसे लिखा, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ माइनस 1 है, तो हमने देखो यहाँ प्लस 1 माइनस 1 माइनस। क्लियर है, ये हम क्या कर रहे हैं, कॉफिशिएंट है, ये ए के क्या है कॉफिशिएंट, उनको कलेक्ट कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं इसको। तो हमने देखो इस प्रकार से कलेक्ट कर लिया। अब दूसरा इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन नंबर 8 में देखो ए का कॉफिशिएंट क्या है, आई एल्फा प्लस के, आई एल्फा माइनस के, सॉरी, ठीक है। ये किसका, ए का कॉफिशिएंट है, हमने लिख दिया यहाँ पर आई एल्फा माइनस के। फिर उसके बाद में बी का कॉफिशिएंट क्या है, माइनस आई एल्फा प्लस के, माइनस आई एल्फा प्लस के।
इसी प्रकार से अगला कोफिशिएंट देखा सी का, तो हमारे पास क्या सी का कोफिशिएंट माइनस बी का माइनस आई के, माइनस बीटा माइनस आई के, और फिर अगला कोफिशिएंट है डी का बीटा प्लस आई के। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 8 से हमने लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर 7 से कोफिशिएंट लिखे, इक्वेशन नंबर 8 से कोफिशिएंट लिखे। इसी प्रकार से इक्वेशन नंबर 9 से कोफिशिएंट ये वाले हो जाएंगे हमारे, और इक्वेशन नंबर 10 से ए बी सी डी के कोफिशिएंट ये हो जाएंगे। ठीक है, ए बी सी डी के देखो यहाँ से ए का कोफिशिएंट ये है हमारे पास पूरा कोफिशिएंट लिखा, बी का कोफिशिएंट ये साइन के विद साइन के साथ ये हो गया, डी सी का कोफिशिएंट और डी का कोफिशिएंट। आई होप आपको ये कोफिशिएंट समझ में आ गया किस प्रकार से हमने इसको कलेक्ट करा। अब ये कलेक्ट करने के बाद यह डिटरमिनेंट निम्न सॉल्यूशन रखते हैं, यानी कि ये जो डिटरमिनेंट हमने किए हैं कोफिशिएंट जो कलेक्ट किए हैं इसका सॉल्यूशन ये वाला होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे निकाला दोस्तों, इसका भी एक बड़ा प्रोसेस है, इसलिए यहां पर नहीं है, इस पे मार्क्स नहीं मिलते हैं। जो मैं बात आपको बता रहा हूं, जिन जिन इक्वेशन की बात बता रहा हूं, वो इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो हमने क्या करा कि ये जो इक्वेशन है ये इस कोफिशिएंट्स का सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन क्या मिलेगा इस कोफिशिएंट से, ये मिलेगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा साइन एच बीटा बी इंटू क्या है बी साइन 2a प्लस कोस एच बीटा बी कोस 2a इज इक्वल टू कोस के ए प्लस बी। इक्वेशन नंबर अलग, इसको क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 11 हम मान लेंगे। अब दिस इज द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, ये जो हमारे पास मिलेगी कौन सी इक्वेशन है, ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। तो ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन मिलेगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, कि हम मान लेंगे यहां पर यदि वी नॉट क्या हो, वी नॉट का मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल है, अगर ये मैक्सिमम पोटेंशियल इनफाइनाइट है और बी की जो वैल्यू है जो हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल का जो बैरियर था उसकी अगर बात करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाए 0, तो तब उस कंडीशन में वी नॉट इंटू बी लगभग फाइनाइट के इक्वल होगा, यानी कि इन दोनों का जो मल्टीपल होगा लगभग क्या होगा फाइनाइट होगा। समझ आ रही बात है, क्या होगा इन दोनों का मल्टीपल फाइनाइट। इसी प्रकार से फ्रॉम अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर की इक्वेशन से, यानी कि जो हमने पीछे निकाली थी अल्फा स्क्वायर जो हमने कांस्टेंट वैल्यू लेट की थी और बीटा स्क्वायर इक्वल टू जो कांस्टेंट वैल्यू लेट की थी उसी की हम बात कर रहे हैं, वो इक्वेशन है। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की इक्वेशन से बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 2m अपॉन एच कट वी नॉट यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल माइनस ई माइनस 2me अपॉन एच कट। ठीक है, तो ये वैल्यू यानी कि बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर के मान ये वाला हो गया और अल्फा स्क्वायर का मान ये हो गया। जो हमने वहां पर माना था, क्या माना था, बीटा स्क्वायर ये बना था इसके बराबर और अल्फा स्क्वायर इसके बराबर हमने माना था। तो हमने क्या निकाला, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का मान हमने ये निकाल लिया यहाँ से। अब जब इसको निकालेंगे इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व क्या करा हमने, इसकी अंदर मल्टीप्लाई, देखो 2m अपॉन एच कट की अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो कितना हो जाएगा 2m अपॉन एच कट इंटू वी नॉट माइनस 2m अपॉन एच कट इंटू ई और माइनस 2me अपॉन एच कट। ठीक है, तो ये ई वाली जो टर्म है वो प्लस हो जाएंगी तो हमारे पास, और वी नॉट वाली अलग हो जाएगी, तो 2m वी नॉट अपॉन एच कट और माइनस 2me अपॉन एच कट, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2me अपॉन एच कट तो कितना आएगा 2 और 2 4, तो जाएगा 4me अपॉन एच कट। ठीक है, किसकी वैल्यू आएगी बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। अब जब हम देखते हैं यहां पर हमें पता है कि जो पोटेंशियल है यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वी नॉट वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत ज्यादा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत ही ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सामने क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसको क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। तो हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली टर्म को छोड़ दिया, इस वाली टर्म को, और क्या रहने दी, केवल ये वाली टर्म रहने दी। तो इसका मतलब है बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2m वी नॉट अपॉन एच कट वाली टर्म हमारे पास रहेगी, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं कर रहे, हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। और कौन से पोटेंशियल की, जो हमारे पास पीरियोडिक पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन का, तो उस इलेक्ट्रॉन के पीरियोडिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो चेंज होता रहता है किसी भी मेटल के अंदर जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो हमने देखा कि ये बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। अब क्या करेंगे, लेट यहां पर जो हमारे पास ये साइन एच बीटा बी है इसको लेट कर लेंगे बीटा बी के बराबर। ठीक है, और कोस एच बीटा बी है इसको 1 के बराबर, और कोस यहां पर देखेंगे कोस के ए प्लस बी इसको कोस के ए के बराबर। अगर ये इसको हम लेट कर लें तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर जो 11 हमने निकाली थी ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर ये सारी वैल्यू रख दें। कौन कौन सी वैल्यू रखें, ये बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रखें और ये वाली वैल्यू रख दें ये। ठीक है, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू जो हमने लेट की है, इन वैल्यू को अगर हम इन इक्वेशन नंबर 11 में रख देते हैं तो हमें जो मिलता है देखो क्या मिलेगा, यहां पर रखेंगे 2me वी नॉट अपॉन m वी नॉट अपॉन 2 एच कट अल्फा बीटा। ठीक है, इंटू इसकी जगह क्या रखेंगे हम बीटा बी, ये ऐसी रहेगा साइन 2a प्लस इसकी जगह क्या रखेंगे हम 1 रख दिया हमने, और गुणा देखो कितना हो जाएगा 2 cos 2a ऐसे ही इज इक्वल टू के cos के, इसकी जगह क्या रखा हमने cos के, तो cos के। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखो और आगे सोल्व करेंगे, m यहां पर देखो 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस वाले बीटा से इस बीटा को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब तो और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, जो कैंसिल करना था हमने कर दिया, जो बचा हमने लिख दिया m वी नॉट बी अपॉन अल्फा एच कट साइन 2a प्लस cos 2a इज इक्वल टू cos के। अब देखो हमने क्या करा कि जो वैल्यू हमारे पास ये है m,
ठीक है। m की जो वैल्यू हमारे पास कितनी, m v नॉट b अपॉन अल्फा h कट, इसको हमने किसके बराबर मान लिया, p के बराबर मान लिया। किसके बराबर मान लिया हमने इसको, p के बराबर मान लिया, p sin 2a, ठीक है, और प्लस cos 2a इज इक्वल टू cos ka। अब हमें जो इक्वेशन मिल गई है, ये इक्वेशन किसके, एक एक्सपेरिमेंट कर्व इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, हमने एक इसको कर्व इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ऐसी क्रोनी पेनी मॉडल को जो है, क्रोनी पेनी मॉडल ने जब इलेक्ट्रॉन के मोशन को देखा, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन को देखते हुए वहां पर पीरियोडिक पोटेंशियल निकाला उसका। तो पीरियोडिक पोटेंशियल को निकालते हुए उन्होंने जो उसका सॉल्यूशन किया, तो एक इक्वेशन मिल गई जो कि कैसी है, एक कर्व इक्वेशन है। इससे क्या स्पष्ट हुआ, इससे दोस्तों यह स्पष्ट होता है कि कर्व प्लस वन से, कर्व प्लस वन से माइनस वन से आगे भी चला जाता है। यानी कि जो कर्व है वो प्लस वन से लेके माइनस वन तक जाना चाहिए, लेकिन उससे आगे भी चला जाता है। और उस कंडीशन में हम देखते हैं कि जिसके कारण ये स्थान इनवैलिड हो जाते हैं, जो उससे आगे कर्व जा रहा है, जो भी स्थान हमें प्लस वन से लेके माइनस वन से आगे के मिल रहे हैं, वो क्या हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं। जब वो इनवैलिड हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल प्लस वन से लेके माइनस वन तक ही मूव कर सकता है। कहां से, प्लस वन से लेके माइनस वन तक ही मूव कर सकता है, क्योंकि कोस की जो वैल्यू होती है वो प्लस वन से माइनस वन तक होती है। इसीलिए इससे यह क्लियर होता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए किसी सॉलिड में एलॉयड और नॉट एलॉयड दो प्रकार के लेवल प्राप्त होते हैं। और ये जो दो प्रकार के लेवल प्राप्त हो रहे हैं, यह बॉन्ड थ्योरी ऑफ सॉलिड को डिफाइन करते हैं। किसको करते हैं, बॉन्ड थ्योरी ऑफ सॉलिड को ये डिफाइन करते हैं। यहां 2a को बढ़ाने पर, यानी कि जो हमारे पास यहां पर 2a है, ये जो 2a कंडीशन है, इसको अगर हम बढ़ाएंगे आगे की ओर, तो 2a को बढ़ाने पर बॉन्ड की चौड़ाई कम होने लगती है। इस प्रकार क्रोनी पेनी मॉडल के आधार पर फ्री इलेक्ट्रॉन की नेचर को समझाया गया। जब हम ये 2a को बढ़ाएंगे तो उससे बॉन्ड की जो चौड़ाई है वो कम होने लगेगी, और इसी के बेस पर इलेक्ट्रॉन के मोशन को समझाया गया क्रोनी पेनी मॉडल के आधार पर। तो दोस्तों फाइनली आपको ये क्रोनी पेनी मॉडल समझ में आ गया होगा। अगर ये मॉडल समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर करना वीडियो को, और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों पर, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब के पास में जो होगा बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगे वो नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी के क्रम में एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। तो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।